नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के परिचय को देखा था। हमने देखा था कि संविधान क्या होता है और संविधान किन तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर आपको संविधान के बारे में ये बुनियादी समझ हासिल करनी हो तो आप हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने बोर्ड पर हमेशा की तरह विभाजन कर रखा है हमारे प्रमुख टॉपिक का। पहला जो विभाजन है वो है संविधान सभा का निर्माण या गठन की क्या परिस्थितियां बनी और क्या वे तथ्य हैं जो निर्माण या गठन के दौरान हमें पढ़ने चाहिए। दूसरा है कि जब संविधान सभा का निर्माण हो गया उसके बाद में जब उसकी बैठकें शुरू हुई तो कब इसकी बैठक शुरू हुई, कब इसका समापन हुआ और क्या वे ज़रूरी तथ्य हैं जिनका अध्ययन की हमें करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा का वाचन कब उसने शुरू किया। फिर देखेंगे हम कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य जो कि संविधान सभा द्वारा किए गए, क्या वे समितियां थी, कौन सी वे समितियां थी जिनका कि निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। और अंत में हम देखेंगे कुछ प्रमुख तथ्य, वे ज़रूरी तथ्य जो इन आयामों से इतर हैं लेकिन ज़रूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले आयाम से, यानी कि संविधान सभा के निर्माण से। बोर्ड पर आप कुछ जालीनुमा आकृतियाँ देख रहे होंगे, तो इसे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बस देखने में खतरनाक है पर व्यवस्था के लिए इसे बनाया गया है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए इसीलिए ऐसा लिखा गया है। इन्हीं चीज़ों को जब आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो ये जब पैराग्राफ के अंदर ये सारे तथ्य आपको एक साथ लाइन बाय लाइन आपके सामने आएंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ठीक तरह से समझ में आ जाए इसीलिए इसे ये रूप दिया गया है। तो अब हम क्रमशः समझेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और इस तीसरे की ही अगली जो कहानी है वो हमने वहाँ से लिखी है, नंबरिंग कर दी है ताकि आपको नंबरिंग के माध्यम से समझ में आए कि कहाँ पर इसके बाद में आपको शिफ्ट करना है। तो जो इसका सबसे पहला जो है कि जो संविधान सभा का जो गठन का जो विचार था, सबसे पहली बार विचार कब दिया गया तो वो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया। पहली बार इसका विचार दिया गया। एम.एन. रॉय, जिनका कि पूरा नाम था मानवेंद्रनाथ रॉय, उनके द्वारा 34 में ये विचार दिया गया। लेकिन यहाँ पर विचार दिया गया, इसकी सिफारिश की गई पहली बार, यानी कि संविधान सभा का गठन जिसके आधार पर, जिस सिफारिश के आधार पर हुआ वो सिफारिश 1942 में कैबिनेट मिशन के द्वारा दी गई। अब यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसकी सिफारिश सब किसके द्वारा की गई, मतलब किस सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। और प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मल्टीपल चॉइस अगर एमसीक्यू आते हैं इसमें तो यहाँ पर प्रश्न दिया जाता है कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947, इनमें से कोई भी हो तो उसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनती है क्योंकि यदि भारत शासन अधिनियम 1947 अगर ऑप्शन में रहता है तो कईयों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले का जो अंतिम जो अधिनियम था वो 1947 का भारत शासन अधिनियम ही था। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनती है, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है और इसका जो उत्तर होगा वो कैबिनेट मिशन होगा। अब चूँकि इसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया इसलिए ये ज़रूरी हो जाती है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ तथ्य हम देखते हैं इसके बारे में। पहला तो ये कि ये 3 सदस्यीय निकाय था। 1942 में आया था कैबिनेट मिशन, 3 सदस्य थे इसमें। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस और अन्य 2 सदस्य थे, एक थे उनमें से स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ये हमने कैबिनेट मिशन के बारे में देखा। गठन का जो विचार दिया गया 1934 में दिया गया, इसकी जो सिफारिश की गई 1942 में की गई। उसके बाद में हमारी संविधान सभा का गठन किया जाता है जिसकी की संख्या निर्धारित की गई 389। तो ये हमने क्रमशः देखा है। अब ये जो 389 सदस्यों की संख्या हमने देखी है इसी का विस्तार हम आगे देखेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़े जाने की आवश्यकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 389 संख्या का निर्धारण किया गया था उससे हम आगे की कहानी देखते हैं कि इससे आगे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। तो ये जो कुल मिलाकर 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था संविधान सभा के लिए। अब ये जो 389 सदस्य थे इनका 2 वर्गों में विभाजन किया जा सकता है, इनका आवंटन 2 वर्गों में किया जा सकता है कि एक तो था ब्रिटिश भारत
जो पूरा भारत था, ये 389 जो संख्या है ये संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से थी। और जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र था वो दो भागों में विभक्त था। अधिकांश हिस्सा जो था वो ब्रिटिश भारत कहलाता था, यानी कि जिस पर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था। जबकि इस ब्रिटिश भारत के अलावा जो क्षेत्र बचता था वो था रियासतों का क्षेत्र, जहाँ पर भारतीय राजे रजवाड़ों का आधिपत्य था, उनका शासन चलता था। तो वैसे क्षेत्र जो रियासतों के अंतर्गत आते थे, वहाँ से 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया। अब मनोनीत क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि ये जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है, जहाँ से 296 सदस्यों का चयन किया गया, निर्वाचन किया गया, यहाँ पर जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, तब से यहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, तो आगे भी यहाँ पर निर्वाचन हुआ, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ से 93 सदस्यों का मनोनयन किया गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संविधान सभा में मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 389 सदस्य थे उसमें से जो 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, जबकि जो 93 सदस्य थे वो रियासतों से, यानी कि 93 सदस्यों का मनोनीत किया गया रियासतों से, 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया, उन्हें लिया गया ब्रिटिश भारत से। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 296 सदस्य है, इनका भी दो आधारों पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे अभी का भारत है ना, अभी का भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रिटिश भारत है ना, ये भी इसी तर्ज पर बटा हुआ था। ऐसा नहीं है कि तब राज्य और केंद्र शासित नाम की संकल्पनाएं थी, लेकिन जो ये इसमें से जो 296 है ना, इसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। इसकी तुलना हम अभी के राज्यों से कर सकते हैं। जबकि जो 4 सदस्य थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, वहाँ से उनका निर्वाचन हुआ। इसको हम अभी के यूटी से तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें, कंक्लूड करें इसको, अगर हम 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारत से थे, जो कि ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत आता था, तो उसमें से 292 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत आते थे, वहाँ से इनका निर्वाचन हुआ। जबकि 4 सदस्य जो थे उनका ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचन हुआ। तो ये जो 4 जो क्षेत्र थे ये कौन से थे? ये थे अजमेर मारवाड़ क्षेत्र, ये सम्मिलित क्षेत्र था। एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान क्षेत्र, एक था कुर्ग और एक था दिल्ली, ये क्षेत्र था। इनसे 4 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इनको हम याद करने के लिए ABCD भी लिख सकते हैं कि ये जो 4 सदस्य हुए ये ABCD, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ हमने याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है। ए से आप मान सकते हैं कि अजमेर मारवाड़ एक साथ में इसको याद कर लें, क्योंकि एक साथ में ये पूरे क्षेत्र का नाम है। अब ब्रिटिश बलूचिस्तान, इनमें से कुछ भी आप कर लें। बी मान लीजिए, इसको बी से शुरू होता है इसका। कुर्ग को आप मान लीजिए C, और डी से दिल्ली, तो ये डी मान लीजिए। तो याद करने के लिए ABCD, ताकि एक हमारी ट्रिक के रूप में हम इसको याद कर सके। तो ये जो 4 क्षेत्र है, अगर पूछा जाए कहीं पे तो हम बता सकते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत थे, ये जो प्रांत थे ये 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे। इसके एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने सुना होगा कि बंगाल रेसिडेंसी थी, तो बंगाल क्षेत्र हो गया, मद्रास क्षेत्र हो गया, उड़ीसा क्षेत्र हो गया और बॉम्बे क्षेत्र हो गया। तो ये सारे प्रांत थे, बंगाल प्रांत, बॉम्बे प्रांत। तो इस प्रकार से जो ये 292 सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 296 सदस्य थे ये 292 और 4 में विभक्त थे। अब हम एक तथ्य ये देख लेते हैं कि ये जो कुल 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था संविधान सभा के लिए, तो इसमें है ना जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाना था। यानी कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितनी होगी उसके अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित होनी थी। तो यहाँ पर मोटा मोटी ये अनुमान ये लगाया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। तो यहाँ पर ये 389 है, ये तथ्य ज़रूरी तथ्य है। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न यहाँ पर कहीं से भी बन सकता है और बनते हैं, हर फैक्ट से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा इसका रिवीजन ज़्यादा करना है। 389 की जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया।
अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो 296 सदस्य थे जिनका कि हमने विभाजन किया था, 292 और 4 इसमें विभाजन था, जो कि हमने उस विभाजन को उसी रूप में पढ़ा। हम ये देखते हैं कि ये जो 296 लोगों सदस्यों का निर्वाचन हुआ, ये निर्वाचन हुआ था जुलाई 1946 में। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि जो निर्वाचन हुआ था ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, ये जो चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों ने इस चुनाव में सीधी भागीदारी नहीं ली थी। ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जैसा कि अभी राष्ट्रपति के चुनाव का उदाहरण ले सकते हैं हम, कि उसमें जो अपनाई जाती है उसके द्वारा ये निर्वाचन संपन्न हुआ था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव था, ये परोक्ष चुनाव था। तो ये जो 296 जो सदस्य थे, सीटें थी, इनका जब निर्वाचन हुआ तो इनमें से किसने कितनी सीटें जीती, एक तो ये आता है, और दूसरा आता है कि वर्ग वाइज विभाजन क्या था। इसको हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि किसने कितनी सीटें जीती। तो जो कांग्रेस थी उसको 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और 15 जो सीटें थी वो अन्य दलों को मिली थी। तो ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो 296 सदस्य थे, इनका वर्ग वाइज विभाजन कैसे हुआ था। तो ये था कि 213 जो सीटें थी वो सामान्य सीटें थी, 79 मुस्लिम सीटें थी और 4 जो थी वो सिख सीटें थी। तो एक तो ये इस संख्या पर प्रश्न आते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आता है, जिससे कि प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये वर्ग वाइज विभाजन हुआ था ये किन किन में हुआ था। तो जो ब्रिटिश भारत में आवंटित सीटों का जो निर्धारण हुआ था ना, वो 3 समुदायों के बीच में हुआ था, और 3 समुदायों के बीच में वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। और वो 3 वर्ग कौन कौन से थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब सामान्य में कौन शामिल था, मुस्लिम में मुस्लिम और सिख में सिख आबादी शामिल थी। तो यहाँ पर एक ये बात याद रखनी है कि जो सामान्य सीटें थी उसमें मुस्लिम और सिख, इन 2 वर्गों के अलावा जो शेष सभी वर्ग थे वो सभी सामान्य के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने 389 सदस्य जो संख्या निर्धारित की गई थी उसका हमने बारीकी से अध्ययन किया और एक व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया कि उसको हम तथ्यों को ठीक ढंग से समझ सकें और याद कर सकें। तो बढ़ते हैं अगले आयाम की ओर और देखते हैं संविधान सभा की बैठकें। तो जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस तिथि को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, और उन्हें जो अध्यक्ष चुने जाने का आधार होता है वो होता है वरिष्ठता, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर उनको अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन ये अध्यक्ष जो हैं वो स्थायी ना होकर अस्थायी होते हैं। इसकी जो अगली प्रमुख बैठक होती है वो तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। साथ ही जो BN राव है उनको संवैधानिक सलाहकार, और जो HC मुखर्जी है उनको उपाध्यक्ष चुना जाता है इसी बैठक में। फिर अगली जो प्रमुख बैठक होती है वो है 5वीं बैठक, जो कि 13 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है। यही वो बैठक है जिसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव नाम का संकल्प रखा गया था। और किसने इनको रखा था, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था, जिससे कि संविधान सभा ने अगले महीने यानी कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को हुई थी। किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आधार क्या था, वरिष्ठ था। फिर यह कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तृतीय बैठक में 11 दिसंबर को। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव नाम का संकल्प रखा था। तो एक ये यहाँ पर पूछा जाता है कि कब प्रस्तुत किया था, तो वो होगा 13 दिसंबर को। और कब संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था, तो वो तिथि होगी 22 जनवरी 1947। अब एक बात ये यहाँ पर कि जो बैठक हुई थी ना, जैसे प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को, कहाँ पर हुई थी, तो ये नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में ये बैठक संपन्न हुई थी। दूसरा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखने की है कि पहले जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर को हुई, ये हर पुस्तक में लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसकी जो अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, उसकी अगली जो 13 दिसंबर हुई, इनका क्रम क्या होगा, ये दूसरी है या तीसरी है, या तीसरी है या 5वीं है, इसके बारे में
कई अधिकतर किताबें मौन हैं। लेकिन MPPSC ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में 2 साल पहले एक प्रश्न पूछा, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसका क्रम कौन सा था। तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो माना था वो था 5वीं बैठक। तो इस प्रकार से इसे तीसरी और इसे 5वीं माना जाता है। तो अब हम देखते हैं अगला आयाम, यानी कि संविधान का वाचन। वाचन से मतलब है कि हमारा संविधान किस प्रकार प्रभाव में आया। तो इसके वाचन की जो प्रक्रिया है वो जब चली तो 3 वाचन संविधान के हुए। पहला जो वाचन हुआ वो हुआ 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर ये वो दिन है जिस दिन भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस दिन पहली बार जो है संविधान का प्रारूप वो संविधान सभा के समक्ष पेश किया। और इस दिन पहली बार संविधान को पढ़ा गया। मतलब उसके बाद में इस पर चर्चा हुई जो कि 5 दिन चली, यानी कि 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, ये 5 दिन तक इस पर चर्चा चली। और इस तरह से हमारा जो संविधान का प्रथम वाचन था वो कंप्लीट हुआ। फिर उसके कुछ दिन बाद 15 नवंबर 1948 से संविधान पर मतलब फिर से चर्चा शुरू हुई। लेकिन इस बार लगातार चर्चा नहीं हुई और ये खंडवार हुई, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चली। और द्वितीय जो वाचन था वो पूरा हुआ। उसके बाद में अंतिम वाचन आता है जो कि 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये वो तिथि है 26 नवंबर 1949 जिस दिन की हमारा संविधान लागू हुआ। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो इस तिथि का अंकन हमें वहाँ पर मिलता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, यानी कि इसको अर्पण किया गया था। इसी दिन हमारा संविधान लागू होता है। और एक तथ्य ये है कि इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि जिस दिन हमारा संविधान अंतिम वाचन हुआ और संविधान लागू हुआ उस दिन कितने सदस्य वहाँ पर उपस्थित थे। तो 284 सदस्य उपस्थित थे। तो इस प्रकार से हमने संविधान के वाचन को देखा। तो अब देखते हैं संविधान सभा के कार्य। तो संविधान सभा के कार्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रमुख कार्य, जिसके के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। दूसरे हैं अन्य कार्य, कि इस दौरान उन्होंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए। तो जो सबसे प्रमुख कार्य थे वो थे कि जो संविधान सभा थी वो 2 कार्यों को करती थी। एक तो वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी। संविधान सभा के रूप में संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था वो था संविधान का निर्माण करना, जबकि उसका दूसरा एक कार्य था संसद के रूप में कार्य करना। तो जब वो संसद के रूप में कार्य करती थी तब वो करती थी कि जो देश में नियम है उनको लागू करना, ये उसका मुख्य कार्य रहता था। तो ये अलग अलग दिन संविधान सभा बैठती थी, कभी वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, कभी वो संसद के रूप में। तो जब भी सभा संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, जबकि जिस दिन सभा संसद के रूप में बैठती थी तो उस दिन उसकी अध्यक्षता GV मालवंकर के द्वारा की जाती थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि GV मालवंकर के द्वारा अध्यक्षता कब की जाती थी, जबकि जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती थी। तो ये इस तरह हमने देखा प्रमुख कार्य को। अब हम कुछ अन्य कार्य को देख लेते हैं कि संविधान सभा ने इस दौरान किन किन प्रमुख कार्यों को और किया। तिथि है 22 जुलाई 1947। इस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में अगर हम 1949 की बात करें, मई 1949, तो इस दिन हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात 24 जनवरी 1950, इस दिन हमने 3 कार्य किए। एक तो राष्ट्रगान को अपनाया, फिर राष्ट्रगीत को अपनाया, और जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो ये थे संविधान सभा के कार्य। तो अब हम देखते हैं प्रमुख समितियां। कुछ हम बड़ी समितियों के बारे में देखेंगे और उनकी अध्यक्षता किसने की इसके बारे में जानेंगे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये 2 प्रमुख समितियां हैं जिसकी दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जहां संघ शब्द आएगा वहां हमें ध्यान देना है कि उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है, जबकि जहां प्रांत शब्द आएगा, प्रांतीय संविधान समिति, तो इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
एक प्रारूप समिति, ये एक प्रमुख समिति है जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर 3 समितियां हैं जिसकी अध्यक्षता, तीनों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ये समितियां हैं प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इन तीनों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। एक समिति है जिसके अंतर्गत 4-5 अन्य समितियां भी आती है। ये प्रमुख समिति है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, और इसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल ने की थी। इससे पहले हमने देखी थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा ही की गई थी। अब इनमें से जो प्रारूप समिति है उसके बारे में हम कुछ तथ्य जान लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और प्रारूप समिति के बारे में जैसे MPPSC मेंस हो गया, उसमें 3 मार्कर और 5 मार्कर बनते हैं यहाँ से। तो जो प्रारूप समिति है वो 7 सदस्यीय समिति है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त इस दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इस जो प्रारूप समिति है इसकी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को सौंपी गई थी। तो ये कुछ तथ्य है प्रारूप समिति के बारे में। तो अगले इस अंतिम आयाम में हम कुछ ऐसे तथ्यों को देख लेते हैं जिनसे कि आमतौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि हमने पिछले जितने भी आयामों को पढ़ा है उसके अंतर्गत जिनका कि जिक्र नहीं हुआ है। तो ऐसा एक तथ्य है कि संविधान निर्माण में जो समय लगा है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये वो अवधि है जितना कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में इतना समय लगा है। फिर है कि 63,96,729 रुपये, ये वो राशि है जो कि संविधान निर्माण में खर्च हुई है। फिर कुछ संख्या है यहाँ पर, जैसे कि 15 ये संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या है। ऐसी ही एक संख्या है 33 यानी कि 33 अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या थी हमारी संविधान सभा में। तो आज की इस क्लास का हम यहाँ पर समापन करते हैं। आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान सभा का ठीक से अध्ययन किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।